हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडीएस संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 7 अक्टूबर का एसएसटी का मॉडल पेपर यानी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 7 तारीख का झारखंड बोर्ड का एग्जामिनेशन है, 7 तारीख का एसएसटी का पेपर होने वाला है। तो उसका पेपर आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो अलग से मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसको नोट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन हर क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर जरूर बताइए कि आप कितना आंसर सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत कम समय है तो ये हमारा लाइव चल रहा है, तो भाई आपको देखना अनिवार्य है। कमेंट कीजिएगा जरूर आप कितना सही किए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से शुरुआत हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई। राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्रवाद क्या होता है भाई। राष्ट्रवाद देश प्रेमी। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का एक देश प्रेमी है, देश की जागरूकता के लिए राष्ट्रवाद ही कहते हैं। तो राष्ट्रवाद यानी कि देश के प्रेमी की किस क्रांति से, तो वह फ्रांसीसी की क्रांति से शुरुआत हुई थी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, सभी लोग जाके जागरूकता हो गए, जनता लोग जागरूक हो गए कि ये हम लोग का कुछ अधिकार होता है, मानवाधिकार होता है, हम अपना शासन चला सकते हैं, कुछ उस तरह का, यानी कि भाईचारा का प्रतीक हो गया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से ही निकल कर आया था। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताया कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद किस क्रांति अभिव्यक्ति से साथ हुई, तो वह फ्रांसीसी क्रांति। तो राष्ट्रवाद आपको पता चल गया कि देश प्रेमी। यहाँ पे मैं 2 नंबर का सवाल और एक नंबर का सवाल, कुल 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बताया हूँ। तो आप नोट भी कीजिएगा भाई, नोट कीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95+² आने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कि रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क ये एकीकरण जो कर रहा था, जर्मनी के एकीकरण, तो इसने ये कहा कि रक्त और लौह की नीति अपनाएंगे तभी हम लोग का एकीकरण हो पाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज एक बुक है जिसमें लिखा था कि हम लोग अंग्रेज को, यानी कि जो हम लोग भारत में जिसका शासन था, अंग्रेज का शासन था पहले, 1947 से पहले भारत में अंग्रेज का शासन चल रहा था। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज में लिखे थे हम लोग को सहयोग नहीं करना है। यानी कि जो जैसे कारखाना, पहले कारखाना कौन चला रहा था, अंग्रेज। एक अंग्रेज के यहाँ पर शासन था, अंग्रेज ही कारखाना चला रहे थे। अगर अंग्रेज कारखाना काम करने नहीं जाएंगे तो अंग्रेज कैसे कमाई होगा। उसका कपड़ा नहीं पहनना है, उन लोग का कपड़ा बना हुआ नहीं पहनना है, समझ है। उसका कोई सामान नहीं खाना, यानी कि असहयोग करना है। लेकिन इसी के कारण इसका जस्ट उल्टा हो गया था। यानी कि जैसे कारखाना, गरीब आदमी लोग काम करने नहीं जाएंगे, उन लोगों का घर दूरा, यानी कि उसका कुछ कैसे चलेगा। यानी कि उस लोग का जो, जैसे अभी हम लोग है, हम लोग कुछ तो खर्चा पानी चाहिए, हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे तो हम लोग का खर्चा पानी चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिए थे। यानी कि असहयोग आंदोलन एक चला था जिसको हम लोग को, मतलब महात्मा गांधी ये हिंदी स्वराज में लिखे थे, असहयोग करना है अंग्रेजों को। यानी कि आपसे पूछ दे कि हिंद स्वराज के बुक में महात्मा गांधी ने क्या चीज़ दर्शाया है, तो आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पे अंग्रेजों को असहयोग करना है। तो उसके अंदर आप 2-3 पॉइंट बना कर लिख दीजिए, आपको वहाँ से 5 नंबर पक्का हो जाएगा या 3 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी। एक एमसीक्यू, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर टोटल। और एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। एक कारण था चौरा चोरी कांड, हत्यात्मक इस कारण हुआ था, इसके ये जो हत्याकांड घट गए थे इसके कारण, और एक असहयोग आंदोलन इसलिए वापस हो गया था। मेन पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट ये चौरा चोरी हत्याकांड, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण आर्थिक कारण, ठीक, आर्थिक कारण भी था असहयोग आंदोलन के। यानी कि जैसे आर्थिक कारण, जैसे जनता के लोग पास, जैसे भारत के लोगों के पास आर्थिक कारण था, कमाई उतना नहीं चल रहा था। जैसे महात्मा गांधी लिखा था अपने बुक में, हम लोग को कुछ सहयोग नहीं करना है उन लोग को, जो जैसे उन लोग कपड़ा बनाया, उन लोग को कपड़ा को नहीं पहनना है, उन लोगों को कारखानों में नहीं जाना। अगर हम लोग कारखानों में नहीं जाएंगे तो हम लोग का खर्चा पानी क्या चलेगा। यानी कि ये भी कारण हो सकता है। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताया, एक एमसीक्यू बताया, एक 3 नंबर का क्वेश्चन बताया, एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताया। इस 3 में से एक ना एक जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 7 फरवरी को जरूर आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेकर मिला लीजिएगा, आप देखिएगा जरूर ही आएगा। अब यह है कि क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था। अमृतसर में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा गांव है, ये अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। सिल्क रूट का अर्थ क्या है। ये देखिए, एक सिल्क रूट से भी पूछता है, एक रेशम महामार्ग, रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, या रेशम मार्ग पूछ सकता है या सिल्क रूट पूछ सकता है। तो ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को ही, या नेटवर्क को ही सिल्क रूट मार्ग या रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। आप नोट, जो अलग से बता रहा हूँ क्वेश्चन को आप नोट जरूर कीजिएगा। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। ये 1929 में हुआ था। आपसे पूछ आर्थिक महामंदी होने का कारण क्या हो गया था। अधिक क्या हो गया था, कृषि,
अधिक उत्पादन का कृषि हो गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। चलिए आगे क्वेश्चन, आलू की अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड। आयरलैंड में हुआ था। मैं जो क्वेश्चन गलत बता रहा हूँ उसमें आप कमेंट जरूर बताइएगा सर इसका आप गलत आंसर बता रहे हैं, क्योंकि मैं भाई बहुत पढ़ाता हूँ, 12th क्लास 11th क्लास सभी का पढ़ाता हूँ मैं। उतना फिजिकल मतलब जो याद रहता है उसी को हम लोग मुँह जबानी हो गया, याद रहता है उसी में डायरेक्ट बता दोगे, लेकिन जो भी गलत हो उसको आप जरूर कमेंट में कीजिएगा, यानी कि कमेंट में आप जरूर बताइए सर ये सवाल गलत है। तो अकाल कहाँ हुआ था? आलू का अकाल आयरलैंड में। आयरलैंड में अकाल क्यों हुआ था? जैसे यहाँ पे आलू के जो जैसे खाद्य फसल यानी कि मुख्यतः फसल आयरलैंड का आलू ही था, और आलू में बीमारी फैला दिया गया था। आपसे सवाल पूछ दें कि भारत किस कारण अंग्रेजों का गुलाम बन गया था? तो आपको बता देना कि व्यापारी यानी कि व्यापारी करके यहाँ पर आए थे भारत के लोग, यानी भारत में अंग्रेज लोग आए थे व्यापारी के कारण, व्यापारी करते करते वहाँ पर क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। और उसी तरह आलू यानी कि आयरलैंड में इंग्लैंड के लोग या वो क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग कब्जा किस कारण किए? तो आलू में बीमारी फैलाकर वहाँ पर कब्जा कर लिए। और साउथ अफ्रीका में किस कारण कब्जा किए? वहाँ पर घोड़ों पर, जानवरों पर, यानी कि जानवर घोड़ों पर वहाँ पर चेचक की मतलब कि उसमें बीमारी फैला दी गई थी, इसी कारण वहाँ पर साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज का गुलाम बन गया था। ठीक, और उसके बाद अमेरिका में पूछ दे तो अमेरिका में चेचक की बीमारी फैला दी गई थी, यानी कि मतलब मैं कारण बताइए भारत की सवाल पूछ सकता है कि भारत किस कारण अंग्रेज का गुलाम बन गए थे? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस कारण। चाहे अमेरिका पूछ सकता है या साउथ अफ्रीका पूछ सकता है कि किस कारण मतलब कि अंग्रेज का गुलाम बन गए थे। मैंने बता दिया कि चेचक के कारण कौन सा देश बना था? अमेरिका। और क्या बोलते हैं अमेरिका के बाद कौन आया? आयरलैंड। आयरलैंड आलू का अकाल कर दिया था, आलू में बीमारी फैला दी गई थी, और भारत में व्यापारी के नाम पर यहाँ पर व्यापारी करने आ गए थे, इसी के कारण मतलब कि उस पर कब्जा कर लिए गए थे अंग्रेज को लोग, या इंग्लैंड के लोग या ब्रिटिश सरकार। देखो ब्रिटिश के 3 नाम से, अंग्रेज के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड के नाम से और ब्रिटिश के नाम से, तीनों नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 8 है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालों द्वारा लिया गया था। ओ ए हिक्यूम एक दूसरा चीज़ का लाए थे। सवाल नंबर 9 के मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, यानी कि मोटे कपास कई देशों में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर कहाँ पर होता है? यानी कि सबसे बेहतर मतलब कि कहाँ पर होता है? तो वह भारत में होता है। अब चलिए सवाल नंबर आगे करते हैं, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है? यानी किस मिट्टी में यानी कि लोहा अधिक पाई जाती है? तो वह लेटराइट मिट्टी में होता है। तो बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो डिहरी किसान द्वारा बिना रासायनिक खाद को फसलों का उत्पादन, यही इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धरातल कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 3/4, यानी कि आप देखते होंगे इस प्रकार कुछ है, यहाँ पर पानी है और एक खाली है। अब चलिए, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो जूट को भी कहा जाता है, कपास को भी कहा जाता है। यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो आपका 100% सही होगा। और जूट नहीं रहेगा तो वहाँ पर कपास रहेगा तो आप कपास को भी मार सकते हैं, लेकिन जूट रहे तो जूट को भी आप टिक जरूर कीजिएगा। इनमें से पवन महाशक्ति दर्जा प्राप्त किसको है? तो अमेरिका को। यहाँ पर गूगल में सर्च मारिए तो यह भारत को देगा, यानी कि भारत को, लेकिन असली आंसर वही है, अमेरिका को है। भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का स्थान है? वो पश्चिम बंगाल। भारत में जो उत्पादन होता है वो किस राज्य का? तो वह पश्चिम बंगाल का है, यानी कि जूट उत्पादन कहाँ अधिक होता है किस राज्य में? भारत के, तो वह पश्चिम बंगाल में होता है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा? तो राष्ट्रीय मार्ग 7 है, यानी कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में 44 देगा, यानी कि नी कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलेगा तो 44, और राष्ट्रीय राजमार्ग देगा 7 या 44 देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 44 आपको राइट आंसर मार देना, जहाँ पर 7 नहीं होगा वहाँ पर 44 देगा। अगला हम लोग का सवाल है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? यानी कि श्रीलंका में सबसे अधिक ज़्यादा बोलने वाले भाषा कौन सा या कौन सा जाति है? अधिक, कम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछता मतलब कम पूछ रहा था मतलब कि यहाँ पे अधिक पूछे तो बहु पूछा है, यानी कि बहुत संख्या, यानी कि अधिक संख्या वाला कौन था? वह सिंगली था, और सबसे कम कौन था? वह तमिल थे। अब चलिए सवाल नंबर आगे की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है कि पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान हो जाएगा। कैसे राजस्थान हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय है, वहाँ पर अधिक बारिश नहीं होता है, वहीं पर टीसीबी, पोखरा, टाका राजस्थानी में होता है, यानी कि राजस्थान में छत जल संग्रह क्या है? यानी कि छत जल संग्रह क्या है वो आपको लिख देना होगा। जो वर्षा की जल होती है, जो छत में जो पानी मतलब जमा रहता है, उसी को हम लोग टंकी बनाकर, यानी कि गड्ढा खोद कर, जिसको हम लोग बोलते हैं सोख्ता, वहाँ पर खोद कर उसी में जल को मतलब कि स्वस्थ रखना, यानी कि अच्छी तरह से रखना, यानी कि जल संग्रह कर रहे हैं, यानी कि जल को जमा कर रहे हैं, यानी कि छत जल संग्रह क्या है या वर्षा जल संग्रह क्या है या टाका क्या है, तो आप इसको लिख देना होगा। यानी कि जो मैं नोट बता रहा हूँ आगे वो आपको नोट ही कर लेना होगा, क्यों ना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसको नोट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो राजस्थान में हो जाएगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची के में उल्लेख किया गया है? यानी कि किस सूची के अंदर आता है? सब ये 7वीं सूची के अंतर्गत
आता है। अब चलिए, भारत समाज माना जाता है एक पितृत्व समात्मक समाज माना जाता है। यानी कि जैसे भारत समाज, यानी कि कोई भी काम करना होगा बाहर का काम, तो कौन करेगा? लड़का करेगा, यानी कि पिता। कभी तो पिता बनबे करेगा ना, लड़का करेगा। और उसको बाइक चलाना तो अधिकतर किसको? तो लड़का। कुछ काम करना हो तो लड़का, यानी कि ऑफिस, जैसे अधिकतर मुस्लिम समाज में देखेंगे तो उतना लड़की लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, यानी कि पढ़े लिखे रहते हैं, 12th पास, BA BSc BCom ये सब किए रहते हैं। लेकिन जैसे नौकरी अधिकतर लड़की लोग नहीं करते हैं, लड़का लोग करते हैं, क्योंकि लड़का लोग अधिक जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे में अभी देखते होंगे कभी, आज आप तो मॉडल ज़माना आ गया, कोई भी जाकर पढ़ सकता है, रांची का भी कहीं भी पढ़ सकता है, रांची, दिल्ली, पटना, लड़की भी अब कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लड़का को, यानी कि पितृत्व समाज माना जाता है। अब चलिए, सवाल नंबर 21 का है, भारत किस प्रकार का राज्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो एक लोकतांत्रिक है, या धर्मनिरपेक्ष, या कल्याणकारी है, या इनमें से सही हो जाएगा, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको देख इनमें से कोई नहीं, तो उसका 10% चांस होता है कि ये राइट आंसर होगा। अगर उपरोक्त सभी देगा, इनमें से सभी, 100% मैं बोल रहा हूँ वही हो सकता है, राइट आंसर वही हो सकता है। 100% बोल रहा हूँ उपरोक्त में से ही सभी होता है, लेकिन नहीं देगा तो उसका चांस 10% रहता है कि ये सही आंसर होगा, लेकिन इनमें से सभी देगा तो वही राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जिसमें एक समान मिलता है, अधिकार, मानवाधिकार मिलता है, जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है, उसे लोकतांत्रिक कहता है। धर्मनिरपेक्ष, जिसका एक धर्म का मान्यता नहीं होता है, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, यानी कि सभी एक लोग रहते हैं। जैसे भारत एक का है, एक लोकतांत्रिक, यहाँ पे पूछ रहे भारत पूछ रहा है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कोई धर्म को निष्पक्ष नहीं दिया जाता है कि ये धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। ये वो अलग है, वो अलग बात है कि जो अपने अपने धर्म मानता है कि मैं मुस्लिम धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा है, बौद्ध धर्म अच्छा है, वो अपने अपने जगह में। लेकिन भारत नहीं मानता है कि ये सबसे बड़ा धर्म है। पूछ रहा है कि कल्याणकारी राज्य है, यहाँ पे सभी कल्याणकारी है। आपको जो मन करना, आप किसी को धर्म अपना चाहते हैं, हिंदू धर्म अपना सकते हैं, मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, आपको जो मन करना वो कर सकते हैं, इसलिए इसका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। बाम सेफ किसका आंदोलन है? यानी कि बाम सेफ किसका आंदोलन चला गया है? ये कर्मचारी के लिए चला गया था। अब चलिए, सवाल नंबर 23 की ओर है। इस सवाल नंबर 23 है, राजनीतिक दलों का मान्यता, यानी कि राजनीतिक दल पूछ रहा है। यानी कि राजनीतिक दल कौन करता है? राजनीतिक दल में कौन लड़ता है? चुनाव लड़ता है, तो उसको कौन मतलब देगा? उसको चलना कि का चुनाव चिन्ह देना है, कब वोट लेना है, क्या करना है, कब गिनती करना है, ये सब कौन मान्यता देता है? तो चुनाव आयोग ही देता है। समझ गए? अब चलिए, सवाल नंबर 24 है कि भारत और इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? यानी कि एक दल सिर्फ होता है। जैसे अभी हम लोग प्रधानमंत्री है, वहाँ पर जैसे राष्ट्र प्रधानमंत्री है, वहाँ पे जैसे बहुत दल है, जैसे RJD है, BJP है, उसके बाद JMM है, AIM है, ये सब बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये सब मतलब कि यहाँ पर राष्ट्रीय दल बहुत अधिक है। लेकिन वो जो चीन है, यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय दल है, यानी कि जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री कोई उसका पार्टी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। अमेरिका में 2 है, ब्रिटेन में 2 है, लेकिन भारत में कितना है? संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि यहाँ भारत में अनगिनत है, 700 से अधिक पाया जाता है। इसका समथिंग बोल रहा हूँ मैं, 700 से अधिक राष्ट्रीय दल पाया जाता है, लेकिन चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। आपसे पूछ सकता है एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, ये सब आपके सवाल में पूछ सकते हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है? पूछ रहे भारत में लोकतंत्र की सफलता के क्या बाधा डलता है? यानी कि भारत 1947 से पहले भारत आज़ाद क्यों नहीं हो पा रहा था? गरीबी, सही बात है, हाँ, भारत के अंदर गरीबी था, यानी कि आर्थिक कारण था। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। दूसरा क्या करें? मतदान का दुरुपयोग, यानी कि वोट, यानी कि जैसे आजकल वो चलता है रम जब समझते हैं क्या होता है? दारू। आपको एक बोतल दारू दे दिया, आप जाकर शाम को वोट जाकर मार दिए, कहाँ पर? जहाँ आपको मन था देने के लिए वहाँ पर नहीं, और जिसको आप नहीं देना चाहते थे उसको जाकर आप वोट मार दिए, किस सिर में? खाली एक बोतल रम में। ये आपको इसका दुरुपयोग कर रहा था, यानी कि पैसा से खरीदना, ये सब दुरुपयोग है। मतदान का दुरुपयोग नहीं करें, आपसे कृपया कि मतदान का दुरुपयोग नहीं करें। आपका जहाँ मन है, जो जिस आप प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं उसी को वोट दें। ये भी ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। सी है अशिक्षा, हाँ, अशिक्षा भी बाधा डालता है, यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो अपना वोट मानते हैं, वो रम का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि वो पीते नहीं है, वो दुरुपयोग नहीं करते हैं, पैसा के लालच में नहीं जाते हैं, जो शिक्षित रहता है। लेकिन अशिक्षा जानता है, क्या पैसा मिल गया बस हो गया, काफ़ी होता नहीं, लेकिन अशिक्षा भी की कमी थी, इसलिए इनमें से उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अब चलिए, सवाल नंबर 26 है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वह बिहार के लाला, यानी कि झारखंड से अलग कौन हुआ था? झारखंड में मतलब कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है? तो बिहार। ये आपके बोर्ड एग्जाम के सवाल में आ सकते हैं कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है, तो वह बिहार से अलग हुआ है। बिहार में सबसे अधिक प्रतियोगिता कहाँ में? सबसे कम कहाँ है? बिहार में, और सबसे अधिक केरल में है। चलिए, सवाल नंबर 27 की ओर चलते हैं। रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था, यानी कि 2004 में रोजगार गारंटी का अधिनियम, यानी कि महात्मा गांधी ने एक एक्ट लाया था मनरेगा के नाम से। आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के मनरेगा क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ये 2005 में पारित हुआ था।
अब सवाल नंबर 28 है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारतीय राज्य रिजर्व बैंक, RBI। आपसे RBI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रीय मतलब कि RBI का भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कहीं कहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक। अब सवाल नंबर 29 है, कागज से बने मुद्रा को क्या कहते हैं? उसको सिंपल सा पत्र मुद्रा कहते हैं, पत्र को हम लोग कागज भी कहते हैं। सवाल नंबर 30 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब होता है? अक्टूबर 2005 में। ये आपसे पूछा रोजगार गारंटी अधिनियम कब होता है? 2005 में। या सूचना का अधिकार अधिनियम कब हुआ था? 2005 में। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। समझ गए? अब चलिए सब्जेक्टिव सवाल की ओर चलते हैं। अब सिर्फ मैं बोलकर ही समझाऊंगा भाई, मैं आप टाइम उतना नहीं है कि आपको PDF बनाओ, उसका PDF बनाओ तब उसका आंसर दो आपको, नहीं, मैं बोलकर समझा देता हूँ, आप सिर्फ सुनिए, हेडफोन लगाइए, आप सुनिए। आप सुनिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में तुरंत ही आपका कलम चलने लगेगा। यानी कि आप ध्यान से सुनिए, यानी कि ध्यान लगाकर सुनिए, आपको खुद ब खुद आंसर वहाँ पर लिखने के लिए मौका मिल जाएगा। यानी कि जो मैं सवाल बता रहा हूँ वो सवाल आ जाए, अगर वो सवाल आ जाए तो आप वहाँ पर खुद कलम आपका चलने लगेगा, फ्री कलम हो जाएगा, वो जो लिखेगा वो अपने आप सही लिखाएगा। यानी कि आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है या ऐसी है कि जो देश की प्रेमी है, यानी कि देश से प्रति प्रेमी, यानी कि जैसे आप इसको लिखना चाहे, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लिंग, जाति, धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन सबका एक ही विचार, यानी कि सबका एक ही सोच, सबका एक ही मान्यता रहता है कि हमको देश से प्रेम करना है। यानी कि जैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना जग गई थी, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वह ड्यूक मेटरनिक, चांसलर कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक ने वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। अगला सवाल, जाइए कि युद्ध से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी तुरंत आपके 1-2 क्वेश्चन के बाद बताया था, 1-2 नंबर क्वेश्चन में, कि अमेरिका में आलू का अकाल कहाँ पर पड़ा था? आयरलैंड में। जिस चेचक की बीमारी कहाँ था? अमेरिका में। उसके बाद घोड़े द्वारा कहाँ बीमारी फैला गया था? साउथ अफ्रीका में। यानी कि जैविक युद्ध, कीटाणु का प्रयोग करते हैं भाई, बहुत खतरनाक युद्ध होता है ये, गोली बारूद से भी खतरनाक युद्ध होता है, जिससे डायरेक्ट मौत हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट आप गोली मार देंगे तो मौत हो जाएगा, वह सहने जुकुर है, लेकिन आपको तड़पा कर जो मारेगा वो लेकिन अलग मौत होता है। जैविक युद्ध जिसमें हम लोग कीटाणु का प्रयोग, जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिस युद्ध में जीवाणु कीटाणु का प्रयोग कर युद्ध लड़ा जाता है, उसी को हम लोग जैविक युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला, स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है? स्पिनिंग जेनी मशीन 1764 ईस्वी में हर्गिस द्वारा ये लाया गया था, जिसके माध्यम से कताई करना तेज हो गया था। यानी कि जो कताई कर रहा था, ऊन जो बन रहा था, ऊन जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ऊन की कपड़ा ही बनता है, उसका कताई करना वो तेज हो गया था, यानी कि अधिक तेज हो गया था। यानी कि जैसे पहले मजदूर लोग एक दिन में 100 मान लेते, एक दिन में 100 कताई कर लेते थे ऊन, लेकिन वही एक दिन में अभी 1000 करने लगा स्पिनिंग जेनी मशीन आने के कारण। कब आया था? 1764 ईस्वी में। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पिनिंग जेनी का मशीन महिलाओं ने क्यों विरोध किया था? महिलाओं ने क्यों विरोध किया था? यानी कि इसका स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध क्यों किया था? किस कारण किया था? आपको ये आप गूगल पर मारकर या यूट्यूब में मारकर जाए, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि विरोध क्यों किया था। अगला, कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं एक उद्देश्य से, यानी कि एक परियोजना से अधिक परियोजना का उपयोग में करना। जैसे एक बांध है, अब एक बांध, जैसे मैंने एक डैम बनाया, डैम में मैंने मछली पालन किया, एक ही डैम है, मैंने उसमें मछली पालन किया, उससे मैं सिंचाई कर लिया, उससे मैं अपना खेती बाड़ी कर लिया, यानी कि सिंचाई कर लिया, उससे मैंने जल विद्युत कर दिया, जैसे भाखड़ नागल परियोजना। समझिए। जनसंचार क्या है? जनसंचार क्या है? जन यानी कि लोग आपस में अपने आदान, यानी कि अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, या इस तरह से उस बात, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बात करते हैं, उसी को हम लोग जनसंचार कहते हैं। जैसे टेलीविज़न, रेडियो, फ़ोन, आईफोन, जो आप मन हो वो आप उधार में लिख सकते हैं। अगला, कि लैंगिक असमानता क्या है? सवाल नंबर 37 है, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? लैंगिक यानी कि लिंग, यानी पुरुष व महिला में जो असमानता पाई जाती है, अछूत पाई जाती है, लिंग यानी कि पुरुष और महिला में, यानी कि फीमेल और मेल में जो असमानता पाई जाती है, उसी को हम लोग लैंगिक असमानता के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 नंबर से 3 नंबर, 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। आपको मैं भी सिर्फ खाली हिटनेस दे रहा हूँ, यानी कि आपको मैं दिमाग दे रहा हूँ लिखने का तरीका, यानी कि आप कैसे जो सवाल आएगा उसका माने बता रहा हूँ। यानी कि आपके भाई कल एग्जाम है, मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ बना के, अभी लाइव क्लास चल रहा है, आपको थोड़ी ना बताऊँगा पूरा चार्ट कि आपको मैं बताऊँगा आपका दिमाग ही हैंग कर दे, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ दिमाग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 38, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया था, मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है। सिर्फ अब मैं आज 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में देखूंगा तुरंत। इसके बाद तुरंत भाई आप उठेगा नहीं, तुरंत इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, खाना खाइए, थोड़ा खाना वाना पानी खा के, उसके बाद 1 घंटे के बाद तुरंत 10:30 बजे रात का एक लाइव क्लास आने वाला है, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन, जो आपके डायरेक्ट में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। 10 साढ़े 10 बजे रात तैयार रहिएगा।
आपके अपने यूट्यूब चैनल HDS संसार यूट्यूब चैनल में भौकाल मचने वाला है आज 10:30 बजे SST का लड़ाकू सवाल। थैंक यू, लव यू बच्चे, टेक मी, बाय बाय। कल मिलेंगे। हाँ, एक बात बता रहा हूँ, कल मिलेंगे 7 तारीख को रंका RK+2 स्कूल के मैदान में, क्योंकि वहाँ पर HDS अंसारी टीम के लोग भी रहेंगे। लव यू, टेक मी, बाय बाय। 10:30 बजे फिर मिलेंगे।